तीनों यादव। शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सौरभ शर्मा की आज कोर्ट में पेशी होगी। 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर पेशी होगी, जहां कार में कैश और सोना मिलने के मामले में पूछताछ होगी। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से पूछताछ हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा की आज कोर्ट में होगी पेशी। 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर पेश किया जाना है। कार में कैश और सोना मिलने के मामले में ये पूछताछ होनी है। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से पूछताछ हुई है। बड़ी जानकारी है भोपाल से। सौरभ शर्मा की आज कोर्ट में पेशी। 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर पेशी होगी। कार में कैश और सोना मिलने के मामले में पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से पूछताछ हुई है। तो आज कोर्ट में पेशी की जानी है सौरभ शर्मा की। 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर यह पेशी होगी। और 7 दिन की ईडी रिमांड के दौरान क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये भी जानकारी मिलेगी। आप देखिए कि जब से कार से बड़ी तादाद में सोना और करोड़ों कैश बरामद हुआ, उसके बाद से लगातार सौरभ को ढूंढ पाना और ही बहुत बड़ी चुनौती था। हालांकि सौरभ शर्मा ने खुद सरेंडर किया और अब ईडी की रिमांड पर थे। एक हफ्ते से लगातार सहयोग करने की अपील की गई है और कई जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी छापे पड़े थे और साथ ही अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता बासु चौरे जुड़ गए। बासु, आज सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाना है। 7 दिन से ईडी की रिमांड पर थे। जाहिर सी बात है कुछ नए तथ्य सामने आएंगे आज। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार 7 दिन से ईडी ने सौरभ से, चेतन से और शरद जायसवाल से पूछताछ की है। खासतौर पर जो एक इनोवा गाड़ी में करीब 50 किलो सोना मिला था, 250 किलो चांदी मिली थी और 10-11 करोड़ रुपए नगद मिले थे, उस संदर्भ में पूछताछ की गई है। इस दौरान सौरभ ने ईडी के सवालों से बचने की भी कोशिश की, लेकिन ईडी पहले ही काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो जुटाकर लाई थी। अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो सौरभ के सामने रख दी गई और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सौरभ ने बहुत कुछ जानकारी जो है वो ईडी को, टीम को दी है। अब इन तमाम जानकारियों को लेकर ईडी ने जो कुछ भी साक्ष्य बनाए हैं, चार्जशीट बनाई है, उसको कोर्ट के सामने रखने का काम किया जाएगा। ईडी की ओर से अपनी दलील दी जाएगी। सौरभ के पक्ष के वकील भी जो है वो कोर्ट में पहुंचेंगे और वो जमानत की या फिर अन्य जो कुछ भी इस पूरे मामले में सौरभ को जो रियायत मिल सकती है उसकी डिमांड कोर्ट के सामने रखेंगे। आज कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जो है वो सौरभ की और सौरभ के दोनों साथियों की जो पेशी है वो कराई जाएगी और उसके बाद संभवतः ये भी माना जा रहा है कि कुछ और दिन की जो रिमांड है वो ईडी मांग सकती है। तो इससे पहले हमने देखा कि लोकायुक्त के पास सौरभ की जो रिमांड है वो दी गई थी। लोकायुक्त ने लंबी पूछताछ की थी। लोकायुक्त तो उस आधार पर अपने स्तर पर जांच कर रही है। ईडी की जांच भी अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये गाहे बगाहे 3 नाम बड़े निकलकर इस मामले में सामने आ रहे हैं। एक सौरभ शर्मा का है, दूसरा चेतन सिंह गौर का है और तीसरा शरद जायसवाल का है। इतनी करोड़ों की संपत्ति, 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी इकट्ठी करना, 50 किलो से ज्यादा सोना इकट्ठा करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, भोपाल से लेकर विदेशों तक, क्या सिर्फ 3 लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं? इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यही वजह है कि इस जांच में अभी भी उन बिंदुओं की तलाश जारी है कि वो रसूखदार कौन थे, वो अधिकारी अगर इसमें शामिल हैं तो कौन थे, अगर पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं तो वो कौन थे जिन्होंने इन तीनों को मदद की इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी अवैध संपत्ति या इसको काली कमाई कहें बनाने में। तो उन लोगों तक कब ईडी की टीम या लोकायुक्त की टीम या किसी भी जांच एजेंसी की टीम पहुंच पाती है? क्या सौरभ शर्मा ने इस जांच के दौरान, इस पूछताछ के दौरान कोई बड़े नाम लिए हैं? इस बात से अभी पर्दा नहीं हटा है और अब आज जब कोर्ट में इन के तीनों की पेशी होगी तो उसके बाद संभवतः इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो सामने आ सकें। लेकिन लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है और आज कोर्ट में पेशी भी इन तीनों आरोपी की होना है। जी बिल्कुल, और देखना यह है कि क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि सौरभ ने कार में मिले कैश और करोड़ों की जो संपत्ति पाई गई है, जो उसमें सोना और चांदी पाया गया, उसके लिए साफ तौर पर उसने इनकार कर दिया कि ये उसका नहीं है। शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। बैलेट पेपर से पहले चरण का मतदान, जहां 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। 433 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होना है। 2973 जनपद सदस्य, 11,672 सरपंच चुने जाएंगे और इसके चलते जो वोटिंग है वो चल रही है। बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया चल रही है।
मतदान लगातार जारी है और बैलेट पेपर से पहले चरण का मतदान हुआ। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान। 433 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान। 2973 जनपद सदस्य और 11,672 सरपंच चुने जाने हैं। तो देखिए, बिलासपुर, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, अंबिकापुर और कोंडागांव की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जहां पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और यहां पर कई मतदान केंद्रों में तो अच्छी खासी लंबी लाइन भी लगी हुई है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचा हुआ है। बैलेट पेपर से ये वोटिंग हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह जो है गांव में नज़र आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कांकेर विधायक आसाराम नेताम के गृह ग्राम बेवर्ती में, जहां वो भी जो है मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और मतदान करने जो जा रहे हैं उन लोगों को जो है उत्साहित कर रहे हैं। अब उनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो है पंचायत चुनाव में, हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में तो भाजपा ने अच्छा जो है प्रदर्शन किया है, अब पंचायत चुनाव की पारी है, क्या कहेंगे विधायक महोदय? अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छा बहुमत हो गया और हमारे जिला पंचायत में भी अध्यक्ष बैठेंगे और हमारी जनपद में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठेंगे और सभी जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे। और ये हमारी खुशी का माहौल है कि कांकेर के जिले वासी ने भाजपा पर बहुत जताए हैं और अच्छा जीत का विकास होगा, यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले भी जो है इस क्षेत्र से जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं आपके क्षेत्र से, उनका क्या रहेगा रिजल्ट? नहीं, सुमित्रा मारकोले जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, 1 नंबर क्षेत्र से, और वो सशक्त संपर्क और हमेशा पूर्व विधायक रही और जनता से हमेशा सशक्त संपर्क में रही, सुख और दुख में परिवार से मिलते थे और इस कारण से उनको बहुत बड़ा जीत मिलेगा। मतदान को लेकर जो है, जो मतदाताओं के लिए क्या संदेश? मतदाताओं भाइयों का यही संदेश है कि जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सब लोगों ने बढ़िया वोट दें, सहयोग करें और सरकार के साथ, सरकार की योजना। तो विधायक आसाराम नेताम ने मतदान किया। बेवरती गांव में विधायक ने भी वोट डाला है और इस तरीके से लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। गांव की सरकारी के लिए वोटिंग जारी है। मनीष मिश्रा कवर्धा से, उमेश बिलासपुर से और प्रशांत भी मुंगेली से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो प्रशांत का रुख करते। प्रशांत, वोटिंग चल रही लगातार, कैसी तस्वीरें वहां पर? पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुननी, आप देख सकते हैं कि किस तरह मतदान केंद्र में मतदाताओं की भीड़ लगी है और सुबह से ही महिला मतदाताओं की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। ये मतदान केंद्र क्रमांक 202 है, जहां इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। किस तरह यहाँ उत्साह दिख रहा है महिलाओं में? महिलाओं में तो बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। देख सकते हैं कि सुबह से जो है महिलाओं की जो कतार है वो पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वे महिलाएं जो है वो ज्यादा इसके प्रति जागरूक हैं और ये जो थीम है, हमने 1 हफ्ते से इसके पीछे पूरी तैयारी की है और ये जो थीम है, आप देख सकते हैं कि सेल्फी जोन को हमने झोपड़ी जैसा बनाया है, बाहर सूपे और टोकरी के माध्यम से सजावट की है ताकि लोगों में जो है मतदान के प्रति जागरूकता और अच्छे से आए। कलेक्टर महोदय जी भी आ चुके हैं यहाँ मतदान देने के लिए और सभी में बहुत अच्छे से उत्साह है। और कितनी लंबी लाइन लग रही है, कितना उत्साह है मतदान केंद्र? मतदान केंद्र में तो यहाँ बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है और सेल्फी जोन को भी इतना अच्छा सजाया गया है कि लोग मतदान करने के बाद सेल्फी लेने के लिए उत्सुक हैं कि चलो मतलब मतदान करें, सेल्फी लें। और यहाँ पे महिलाओं की कतार ज्यादा है अभी पुरुषों की अपेक्षा, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं, सुबह से उठ के आ गई हैं और अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि अधिकतर जो लाइन है वो महिलाओं की है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लंबी कतार लग रही है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो मतदान केंद्र क्रमांक 203 है, 202 है, यहाँ मुंगेली जिले के कलेक्टर और एसपी भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। हम कलेक्टर से सीधा बात करेंगे। आपने भी गांव की सरकार के लिए मतदान किया है? जी, मैंने आज यहाँ पे ग्राम पंचायत करही में आया और ग्राम पंचायत करही में मेरा मतदान केंद्र है। चूंकि नगरीय क्षेत्र में ना हो के पंचायत क्षेत्र में है, तो आज पहली बार मुझे ईवीएम से ना बल्कि बैलेट पेपर से वोट करने का मौका मिला, जो बहुत ही अलग अनुभव रहा। और मैं चाहता हूं कि हमारे जिले का हर एक निवासी अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करे। मतदान का पहला चरण है, किस तरह का रुझान, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों में क्या व्यवस्था है?
देखिए उत्साह तो बहुत है, क्योंकि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें स्वस्फूर्त मतदान होता है, सभी लोग बहुत एक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है और सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। लगभग पूरे जिले में इस तरह की खुशी और इस तरह का उत्साह है पूरे विकासखंड मुंगेली में। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा जो संवेदनशील हमारे मतदान केंद्र है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखा है और वहाँ पे हमारी जो टीम्स है वो पेट्रोलिंग करके रेगुलरली वहाँ पर से फीडबैक ले रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो हम सबकी जिम्मेदारी है और मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि हम इसको करा पाने में सफल होंगे। मतदान के बाद जो मतगणना होना है उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना, उसके बाद मतगणना। देखिए मतगणना थोड़ा क्रूशल होती है क्योंकि शाम का समय भी होता है और गांव में कई बार कैसे परिस्थितियों के कारण से कुछ माहौल भी बनता है। तो उसके लिए हमने बेहतर ट्रेनिंग भी दी है और लोगों को सेंसिटाइज किया है कि उस समय शाम के समय बहुत संयम बरते और बहुत ही तटस्थता के साथ और निर्भीकता के साथ हमारे पीठासीन कार्य करें। उसके लिए उनको निर्देशित किया गया, उनको समझाया गया है। साथ ही साथ प्रत्याशियों को भी जो हमने ट्रेनिंग दी थी उसमें उनको बताया था कि आपको अति उत्साहित नहीं होना है, प्रशासन पर भरोसा करिए और हम बेहतर तरीके से इस कार्य को करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। जो प्रत्याशी हैं, उनके पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, उनको प्रवेश दिया जाएगा और वो पूरी प्रक्रिया को भी देख सकें ताकि पारदर्शिता भी बनी रहे। क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम? मैं बस यही अपील करूंगा हर एक नागरिक बंधु से जो मतदान का जिसको अधिकार प्राप्त है कि वो जरूर अपने अधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे पावन अधिकार है जो आने वाले समय के हमारा भविष्य तय करेगा। तो इसका जरूर सदुपयोग करें। तो निश्चित रूप से एक वोट आपका भविष्य तय करेगा और इसी की अपील भी मुंगेली कलेक्टर ने की है। साथ ही गांव की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस मतदान केंद्र में हम खड़े हैं वहां लोगों की भीड़ है और मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और सीधे रुक करेंगे उमेश का। उमेश, बिलासपुर में कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आए? आप कहां पर मौजूद हैं? क्या यहां पर भी महिलाओं की अच्छी खासी लाइनें? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मुंगेली में तो महिलाएं बढ़ चढ़कर पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए, तो बिलासपुर में कैसी तस्वीरें हैं? अरे चल दो ना, चल दो वहां तक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर मस्तूरी ब्लॉक की बात करें तो 131 जो है पंचायत है, जहां पर 130 पदों के लिए जो है वो सरपंच के अलावा जो है 5 जिला पंचायत और 25 जनपद को चुना जाएगा। इस वक्त मैं दर्रीघाट के मतदान केंद्र में मौजूद हूं और आप अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। सुबह का वक्त है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र में पहुंची है और मतदान में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। चूंकि जिस मतदान केंद्र में मैं खड़ा हूं वहां पर महिला प्रत्याशी भी है सरपंच के लिए, तो हम महिलाओं से भी बात करेंगे किस तरीके से मतदान को लेकर यहाँ की महिलाएं जागरूक है और क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रही हैं इस बार? हम गांव के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे तो हम घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं, गांव की जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते। इस कारण हम अपना योगदान अपने मत देकर, मतदान करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। आप लोग कितने बजे सुबह यहाँ पर लाइन में लगे? सुबह से 7 बजे से लगे हैं। 7 बजे से। और क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? अब देखेंगे। अब गांव में सब विकास बढ़िया हो रहा है आगे? हाँ। आप बताइए कितने बजे से लगी है? 7 बजे से। क्या किन मुद्दों को लेकर मतदान करना? ताकि गांव में सुधार आ सके अच्छे से अच्छे। बिल्कुल, यानी कि उमेश यहाँ पर भी महिलाएं आई हुई हैं मतदान करने के लिए। और जैसे कि एक महिला ने कहा भी कि वैसे तो हम घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो अपने मतदान से भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ विवेक भी कोंडागांव से जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मनीष का रुख करेंगे कवर्धा की तरफ। मनीष, क्या तस्वीरें? मतदान हो रहा है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जमीनी स्तर के ये मतदान हो रहे हैं। जी मनीष, आपको आवाज आ रही है? बताइए, बात करिए, कैसा, किस तरीके से मतदान हो रहा है वहां पर? क्या किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने के लिए पहुंची है? तो शायद मनीष को आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कहां पर आप मौजूद हैं? और हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे मतदाता पहुंचा हुआ है वोट डालने के लिए।
जी हाँ, जिस कोंडागांव विकासखंड का जो ये मसौरा जनपद पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी। सुबेरे 6:45 में जिस समय वोटिंग शुरू हुई थी उस समय से लगातार लाइन लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुरुष मतदाता भी खड़े हुए हैं, महिला मतदाता भी खड़े हुए हैं, अपने मताधिकार का खुल का प्रयोग कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा ये है कि अभी तक जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज आया, अभी तक लगभग 25% वोट हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक का मतदान होना है। मतदाता हालांकि खामोश है, पर यह है कि जो खामोशी है वो वही सबसे बड़ी खतरनाक होती है जनप्रतिनिधियों के लिए कि ये किसके पक्ष में वोट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जिस तरीके से शहर के सरकार में भी खामोशी मतदाताओं ने खामोशी ओढ़ रखी थी और आखिरी में उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और एक अच्छी सरकार चुनी है। तब गांव में भी वही दिख रही है। सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा रहता है महतारी वंदन योजना और किसानों का है। तो ग्रामीण इलाके में जो सरकार बनने के जा रही है गाँव की सरकार के लिए, उसमें किसानों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये इसका असर तो दिखेगा कि सरकार ने जिस तरीके से काम की है जी। और रहा सवाल मुद्दे का, तो दरअसल अक्सर ये देखा जाता है कि जो जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं, जो छोटे चुनाव होते हैं, वहां पर बिल्कुल मुद्दे उभर कर निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि जनता को पता होता है कि किस तरीके का काम हुआ है। मनीष के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। मनीष, क्या तस्वीरें वहां पर? हाँ बिल्कुल, इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरणों में यहाँ कवर्धा जिले में संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में आज कवर्धा और लोहारा विकासखंड में मतदान हो रहा है। हम ऐसे कवर्धा विकासखंड के समनापुर मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपेक्षाएं पहले रही है और किस तरह से उम्मीद लेके पहुंचे। जी आप बताएं। ग्राम पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि चुनने का काम हम लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से गांव में हमारे यहाँ चाहे पानी की हो, विद्युत की हो, नाली की समस्या हो या अन्य प्रकार राजस्व के मामले हो, पटवारी का काम हो, इन सब विषयों को लेकर हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमारा काम करे, हमारा सहयोग करे। इन विषयों को लेकर हम सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। चाहे जिला पंचायत की बात हो, जनपद की बात हो, सब प्रतिनिधि चुनने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। विकास की बात करें तो बड़े मुद्दे क्या रह गए हैं यहाँ पंचायत में? पंचायतों में छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं। गाँव में चाहे नाली की विषय हो, सीसी रोड की बात हो, विद्युत व्यवस्था की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, ऐसी छोटे छोटे मुद्दे ग्राम में चल रहे हैं। बड़ा मुद्दा गांव में नहीं रहता। युवा भी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और किन तरह से वोट कर रहे हैं? मैं यही चाहूंगा कि हर बार पंच और सरपंच का चुनाव हो रहा है, नया नया को लाना चाहिए, नया जागरूकता आना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान आना चाहिए और अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। मेरा यही राय है। आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए आपका प्रत्याशी? मेरा प्रत्याशी ठीक होना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए, जिसको हम चुन रहे हैं बिल्कुल, और हमारा विकास करे हमारे गांव का। कुछ काम रहे, बड़े काम जो रह गए हो ऐसा? वैसे सर वही है नाली वगैरह का और भवन निर्माण और कुछ है सर। ठीक है मनीष, यानी कि लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं, जो कि वो न्यूज़ 18 के माध्यम से साझा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, मतदाताओं से बात करने के लिए, जनमानस को न्यूज़ 18 के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के 508 मतदान केंद्रों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, तो वहीं कवर्धा में वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंचे। दंतेवाड़ा के गीदम और दंतेवाड़ा ब्लॉक में भी वोटिंग हो रही है। और चलिए अब आगे बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जहां कांकेर में पंचायत चुनाव से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आगे अब रुक करेंगे भोजशाला मामले में। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, जहां आशीष गोयल की याचिका पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे नए तर्क, जहां एएसआई की रिपोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबित है। आप ये देखिए कि काफी लंबे समय तक भोजशाला में सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान कई सारे तथ्य भी निकलकर सामने आए। यहाँ पर सर्वे की टीम सुबह पहुंचती थी, शाम को निकलती थी, और देखा यह जा रहा है कि इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों मौके पर मौजूद रहते थे। अब ये जो सर्वे की रिपोर्ट है, एएसआई की रिपोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस लंबित है। भोजशाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आशीष गोयल की याचिका पर यह सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में नए तर्क रखेंगे। एएसआई की रिपोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में यह केस लंबित है, जहां पर हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यहां पर बाग देवी का मंदिर था और यहां पर कब्जा करके भोजशाला को दूसरे समुदाय ने तब्दील कर दिया। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि इसमें काफी विवाद हुआ और उसके बाद 98 दिनों तक चले सर्वे के बाद आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, आशीष गोयल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले को लेकर।
जी, अब जिसमें सुनवाई होगी भोजशाला मामले को लेकर, अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट की बेंच का मामला था ये, उनके में सर्वे हो चुका है। अब आज की जो सर्वे की कार्रवाई है उसमें क्या होता है, क्योंकि पहले भी 98 दिनों तक ये सर्वे चला था, करीब 2000 पेज की रिपोर्ट जमा कर दी गई थी, और आज अब जब सुनवाई शुरू होगी तो अब क्या होता है, क्योंकि स्टे आया खत्म हो रहा है, आज तक का स्टे था, आज शुरू सुनवाई है। अब कोर्ट क्या रुख लेती है, क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिद को लेकर ये एक विवाद चल रहा है कि भोजशाला में वहां मस्जिद नहीं मंदिर था, तो उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब बस इंतजार है कि आज कोर्ट में जो एएसआई की रिपोर्ट है 98 दिनों तक जो सर्वे हुआ 2000 पेज की, उस पर क्या आगे की कार्रवाई करती है, कोई आदेश देती है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशरफ, और इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। देखना यह कि एएसआई की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ और तथ्य नए सामने आते हैं। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। शाहजहांपुर में बस की लोडिंग वाहन से टक्कर, बस कंडक्टर हुआ घायल।